हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ इज मेजरेबल। देखिए, पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कैसे प्लांट को ग्रोथ करा जाता है, कैसे उसको डेवलप करा जाता है, बाकी सब चीज़ें हमने डेवलप ग्रोथ के बारे में समझ ली थी। और आगे का पार्ट हम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ इज मेजरेबल। तो देखिए, इसका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रोथ मेजरेबल है, एक्सप्लेन करिए एक्सप्लेन करिए एक्सप्लेन करिए, पर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो उससे बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये मेजरेबल नहीं है, बहुत से कहते हैं कि ये मेजरेबल है। तो एक्चुअली में है क्या, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल। देखिए, ग्रोथ को नापना है ना, एक डिफिकल्ट सा टर्म है ग्रोथ को नापना। देखो, अगर कोई इंसान है, उसकी ग्रोथ को नापना है तो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ता है ना, तो उसे नापना इजी है। बट वहीं पर अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा स्लो ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ क्या होती है, पर बात के लिए भी सोचते हैं कि जिनमें बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है, मतलब कि जो मान के चलिए एक हफ्ते पहले, है ना, कोई प्लांट अगर इतना बड़ा था, है ना, और एक हफ्ते बाद वो अगर इतना सा हुआ है, तो उसमें ग्रोथ को मेजर हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि भाई पहले इतना था इतना हुआ, ठीक है। लेकिन बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो इतने से ही होते हैं और इतने से ही रहते हैं एक हफ्ते बाद भी। पर उनमें दिक्कत चेंज क्या आता है कि उनके ना साइड वाइज, या फिर आप कह सकते हो उनका साइज वैसे बढ़ता है, साइड में बढ़ता है, विद बढ़ती है उनकी, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं स्लो ग्रोथ। ठीक है, जिसमें कि आपको ग्रोथ सीधा सीधा नहीं दिख रही होती, पर इंटरनली उसमें ग्रोथ हो रही होती है कि उसके पौधे आ रहे होते हैं, है ना, नए नए उसमें से पौधे निकल रहे होते हैं, नए नए उसमें से फूल निकल रहे होते हैं, नए नए उसमें से फल निकल रहे होते हैं। पर बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें कि फास्ट ग्रोथ होती है, मतलब कि जिनके अंदर फूल वगैरह नहीं निकल रहे होते हैं, ना कोई ब्रांच निकल रही होती, पर फिर भी वो ग्रो करते जाते हैं और आपको दिखता रहता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो फर्न का पेड़, मनी प्लांट का पेड़, इनमें आपको क्या दिखता है कि इनके ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना। इनका हफ्ता 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर आप देखो तो इनमें काफ़ी सारे नई ग्रोथ होती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो ये था कि ग्रोथ को कैसे मेजर करा जाता है ना, स्लो ग्रोथ फास्ट ग्रोथ क्या होता है। दूसरी अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर प्लांट की, ठीक है, जिसकी हम ग्रोथ से मतलब हमें ये नहीं देखना कि वो स्लो ग्रोथ है फास्ट ग्रोथ है, हमें ये देखना है कि वो प्लांट पर्टिकुलरली ग्रोथ कैसे कर रहा है। तो उसके बारे में अगर हम समझें तो वो कैसे होगा, उसके सेलुलर ग्रोथ के बारे में, मतलब कि उसका सेल का एरिया, है ना, बेसिकली सेल के बारे में कि सेल उसका ग्रो कैसे करता है। तो देखो, बेसिकली मान के चलिए मेरा एक हाथ है जो, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। ये शेल आज है, 1 हफ्ता हो गया जब, ठीक है, नया शेल बना हुआ था। अब इसने 1 हफ्ते बाद इस शेल ने क्या करा कि ग्रोथ होनी है, तो इसने अपने आप को डिवाइड अप कर लिया और इस डिवाइड अप से 2 शेल और निकल आए, ठीक है, इससे 2 शेल और निकल आए। तो हमें क्या पता लगेगा कि सेलुलर लेवल पे इसमें ग्रोथ हुई है, ठीक है। पर वहीं पे अगर क्या होता कि 2 शेल होते और उनमें से एक डेड हो जाता और एक अलाइव रह जाता, तो हम कहते कि इसमें ग्रोथ नहीं हुआ, इसमें और डिक्रीजन हुआ है, ठीक है ना। तो सेलुलर लेवल पे क्या होता है कि उसमें ग्रोथ कैसे होती है कि शेल्स का बढ़ना, शेल्स का नंबर बढ़ना, है ना, शेल्स के टाइप बढ़ना। इसमें क्या दिक्कत आती है कि प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट होती है, उसमें डिफिकल्टी आती है कि शेल्स, देखो शेल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटे चीज़ होती है, और ज़्यादा छोटी चीज़ को जब आप देखते हो तो उसमें ग्रोथ और भी ज़्यादा छोटी चीज़ है मेजर करना। भाई मान के चलो अगर कोई शेल है, मान के चलो कोई शेल है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही नैनोमीटर छोटा, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और उसकी जगह पे आपने एक मतलब बेसिकली एक छोटे से पार्ट का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, तो आपको दिखा कि इसमें काफ़ी सारे शेल हैं। अगले दिन आपने देखा तो इसमें और थोड़े से ज़्यादा शेल हो गए, तो आपको मेजर करना डिफिकल्ट है कि इसमें कितने ज़्यादा शेल बड़े हैं, है ना। कई दिक्कत पे ये आ सकता है कि शेल बड़े भी हों या ना भी बड़े हों, तो आपको लगेगा कि हाँ ग्रोथ तो हुई है ना, ना बढ़ने पे भी ग्रोथ तो हुई है, ऐसा फील हो जाता है कई दफ़ा। अगली अगर हम बात करें तो ग्रोथ को कैसे, मतलब सेल्युलर ग्रोथ को ही थोड़ा सा और डिफिकल्टी से पढ़ा जाता है कि सेलुलर ग्रोथ ही काफ़ी एडवांटेजिव है। कैसे, जैसे मेज का प्लांट जो होता है, ठीक है, उसका जो शेल होता है वो 17,000 टाइम्स, है ना, 17,000 टाइम्स, 17,500, है ना, नए शेल बनाता है पर आवर में। यानी कि 1 घंटे में जो मेज का, यानी कि भुट्टे के दाने का जो शेल होता है, एक बार में 1 घंटे में 17,500 नए और शेल बना देता है। तो उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं, है ना, उसे हम ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो वाटरमेलन है उसका शेल 3,50,000 बार 1 घंटे में बढ़ जाता है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं।
तो ग्रोथ इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज ग्रोथ, है ना। अगर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा लार्जली हो, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हो, तो हम उसे ग्रोथ कह सकते हैं, है ना। पर अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही हो तो हम कह सकते हैं ग्रोथ इज मेजरेबल बट डिफिकल्ट टू मेजर, है ना। अगली बात हम करते हैं। अगली हम अगर बात करें तो हमें पता लगता है कि पॉलन ट्यूब में भी हमारी ग्रोथ मेजर करी जाती है। वो कैसे? देखो, पॉलन ट्यूब जो होती है, पॉलन ट्यूब क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझो। जब हमारा किसी भी पौधे में बीज बनना होता है, ठीक है, तो उससे सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फल या कोई भी फ्रूट जब बनना होता है तो उससे पहले क्या होता है कि उसका जो बीज होता है उसका जर्मिनेशन करा जाता है, जिसके लिए पॉलन ट्यूब का यूज होता है। पॉलन ट्यूब से जो आपका फ्लावर है उसके पार्ट जैसे कि फ्लैगमेंट वगैरह क्या करते हैं कि वो एग तक जाते हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ जब बड़ी होती है ना, जब फ्लावर बन रहा होता है, फ्लावर में जब वो पॉलन ट्यूब बन रही होती है तो उसकी जितनी जितनी लेंथ बढ़ती जाती है, उससे हमें पता लगता है कि हाँ, ग्रोथ तो हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट में कैसे पता लगता है? इसकी वजह से पता लगता है। लीफ का सरफेस बढ़ना, सरफेस एरिया बढ़ना। देखो, जो लीव होती है, बेसिकली आपने देखा होगा अपने आसपास में ठंड में, है ना, अभी के टाइम पे ठंड में क्या होता है कि जो आपकी लीफ होती है वो ज्यादातर सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से, है ना, सिकुड़ जाती है। पर अगर इन नेचर, इन नॉर्मल टेम्परेचर या फिर आप कह सकते हो कि इन मीडियम वेदर में अगर आप देखो तो क्या होता है कि बेसिकली लीफ सिकुड़ेगी नहीं। अब जब लीफ सिकुड़ेगी नहीं या लीफ जो है श्रिंक नहीं होगी तो लीफ एक्सपेंडिंग करेगी, है ना। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट में क्या होता है कि जो पत्ता होता है ना, जब वो निकल रहा होता है ना, ग्रोइंग स्टेज में होता है नया पत्ता, तो वो कर्ल होके निकलता है, ठीक है। कर्ल होने के साथ साथ वो धीरे 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 अपना कर्लिंग खोलता है। पर बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर, मनी प्लांट के पौधे के अंदर, कि पत्ता छोटा रह जाता है ना, लंबा नहीं होता, उसका सरफेस एरिया बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा कि कम फोटोसिंथेटिक होगा। किसी वजह से कह सकते हैं कि आप एयर कम लग रही है, सनलाइट कम आ रही है, पानी कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है, ठीक है। जो ग्रोथ का रीजन है या ग्रोथ का जो पीरियड है, ठीक है, वो अफेक्ट करता है रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी को। देखो, जितनी धीरे धीरे ग्रोथ होगी उतना ज्यादा आपका जो एपिक्स एरिया है वो कम ग्रो करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्रोथ रेट। तो देखिए, ग्रोथ रेट क्या होती है। तो दो प्रकार में हम ग्रोथ रेट को डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक क्या होता है? नॉर्मल मैथ जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता रहता है कि अर्थमेटिक क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो ग्रोथ भी ऐसी होती है, 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल 5 शेल, ठीक है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एल की पावर, रुक जी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एल टी इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी। यानी कि इसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो एड ऑन होती है ना। वहीं पे अगर वहीं पे अगर हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें पावर्स में डिवाइड होता है। मतलब कि एक शेल 2 में डिवाइड होता है, 2 शेल 4 में डिवाइड होता है, 4 शेल 8 में डिवाइड होता है, और सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। इसमें मतलब कि हम कह रहे हैं कि क्या होता है बेसिकली, जो डॉटर सेल्स हैं, है ना, जो डॉटर सेल्स हैं, दो डॉटर सेल जो है, डोर्सल जो होता है, दो डॉटर सेल जो है वो अलग अलग डिफ्यूजन कर रहे होते हैं, अलग अलग जो है उनमें से निकल रहे होते हैं शेल्स, ठीक है, और एक में से दो निकल रहे होते हैं। तो यानी टोटल कितने हो गए? चार। चार में से और कितने निकलेंगे फिर आप उसकी पावर में मल्टीप्लाई करते चली जाइए, ठीक है। अर्थमेटिक जो होता है उसमें क्या होता है कि एक शेल बन रहा होता है और एक परमानेंट शेल बन रहा होता है, ठीक है। एक शेल बन रहा होता है और एक परमानेंट शेल बन रहा होता है, यानी कि दो शेल बनते हैं जिसमें से एक दोबारा से ग्रोथ करेगा और दूसरा जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, या कह सकते हो आपकी वो और एक्टिविटी करेगा। पर वहीं पे जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है, वहीं पे जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपका दोनों ही शेल मेरिस्मेटिक शेल होते हैं और दोनों ही शेल आगे जाके दो दो शेल नए और डिफ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके ग्राफ के बारे में बात करें तो जो अर्थमेटिक का ग्राफ होता है वो एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, क्योंकि उसमें एक एक नंबर का ही ग्रोथ हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पास पास होता है, छोटा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की तो उसका तीन टुकड़ों में बटा हुआ है। सबसे पहले होता है लैग फेज, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के करीब होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो, देखो, जब ग्रोथ चल रही होती है सिंगल पावर में, मतलब कि एक सेल से दो सेल बने, दो से चार सेल बने, चार से आठ सेल बने, तो ये नंबर छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा पास में। पर वहीं पर जब ज़्यादा ग्रोथ हो, जैसे 50,000 फिर 1 लाख, सीधा 1 लाख, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हुई है ना। तो इसमें क्या होता है? एक्सपेंडेशन होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर वाला
जो है आपका फेज आता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, टाइम छोटा लिया जाता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी ली जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी या फिर स्टेट फेज, जिसमें क्या होता है कि छोटी जो है आपकी होने लगती है क्या, ग्रोथ। अब देखो ऐसा क्यों होता है, मान के चलो कि आपका एक शेयर था जो कि 50,000 का था, 50,000 ग्रोथ हुआ था, 50,000 से वो 1 लाख हुआ, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, तो बढ़ता चला गया। पर एक टाइम बाद ऐसा होगा कि एक ही प्लांट को, है ना, पूरा नेचर सपोर्ट नहीं कर सकता। भाई एक ही प्लांट है, मान के चलो कोई प्लांट है, नॉर्मल सा प्लांट है, जो कि जब आपने छोटा सा लगाया था वो तो 1 लीटर पानी यूज करता था, लेकिन अब उसकी ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब उसे 10 लीटर पानी चाहिए, जो कि नेचर उसे अफोर्ड नहीं करा सकता। तो एक टाइम आएगा जब नेचर उसे कहेगा कि भाई अब ग्रोथ करना बंद कर दो, क्योंकि अब नेचर सपोर्ट नहीं मिल सकता तुम्हें। ठीक है, अब देखो हमने ग्रोथ को तो पढ़ लिया कि ग्रोथ मेजर कैसे होगी, अब हमें ये भी पता लगना चाहिए कि कंडीशन फॉर ग्रोथ क्या है। ठीक है, कि ग्रोथ होती तो है पर किस किस वजह से होती है। तो देखो हम जब छोटे होते हैं या फिर जब हमारी अर्लियर क्लासेस होती है, छोटी क्लासेस होती है, उनमें हमें बताया जाता है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, प्लांट को क्या क्या कंडीशन चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब चाहिए। बट वहीं पे अगर कोई प्लांट है ना, या फिर हम कहें कि उसकी ग्रोथ होनी है, तो उसकी ग्रोथ को क्या क्या चाहिए, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको भी सेम चीज़ें चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, है ना, सनलाइट वगैरह ये सब चाहिए। बट एक मेजर चीज़ आती है क्या, कि मान के चलो आपका एक पत्ता था जो कि इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा था, अब बट आपने आज देखा इतना बड़ा है, ठीक है, आपने कहा एक हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ, तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर आया, एक्सपेंड कितना आया कि वो मान के चलो इतने बड़े से करीब करीब इतना बड़ा और हो गया। ठीक है, इतना बड़ा और हो गया। तो अब आप कहोगे कि इसे मेजर, तो इसको मेजर करने के दो तीन चीजें हमें टर्म्स यूज करी जाती हैं, जिनमें होता है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। अब देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है कि मुझे किसी चीज से कोई परवाह नहीं, कोई चीज कितनी ही बड़ी हो, कोई चीज कितनी छोटी, मुझे उससे कोई कुछ लेना नहीं है, मुझे बस इतना बता दो कि जो ग्रोथ हुई है वो कितनी ग्रोथ हुई है, ये कितनी सेंटीमीटर, मीटर, इंच, जिसमें आप नाप रहे हो कितनी ग्रोथ हुई है ना। मान के चलो अगर आपका एक पत्ता था जिसका सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर का था और वो बढ़ के 10 सेंटीमीटर का हो गया, तो आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आप कहेगी कि मेरे को ये बताओ कि कितना ग्रोथ इसमें हुआ है, तो आप कहोगे इसमें 5 सेंटीमीटर का एरिया का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, यानी ये जो पत्ता है अब 5 सेंटीमीटर का पहले था और अब ये 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और पत्ता है जो कि 50 सेंटीमीटर का था और आपसे कोई पूछे तो कितने का है ना, आपने बताया 60 सेंटीमीटर का, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप बताओगे 5 या फिर 10 सेंटीमीटर आपकी जो ग्रोथ हुई है एरिया की हुई है। वहीं पे जो रिलेटिव ग्रोथ होती है वो कहती है कि मुझे किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है, मुझे बस ये बता दो कितना परसेंटेज, ध्यान रखना इसमें परसेंटेज यूज की जाती है कि कितना परसेंटेज आपका ग्रोथ हुई है। ठीक है, आपकी ग्रोथ 10% हुई है, 5% हुई है, 100% हुई है, 150% हुई है, कितनी हुई है वो हमें को बता दो। अब देखो आपका अगला टॉपिक आता है कि डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और फ्री डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और सीधे एकदम क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, है ना, सीधे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बच्चों को ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, ग्रोथ होती है जब, तो क्या होता है कि बेसिकली एक शेल होता है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैथमेटिक और परमानेंट शेल। ठीक है, अब मैथमेटिक और परमानेंट शेल, ठीक है, अब ये जो शेल था जो डिवाइड करा था ये भी तो मैथमेटिक शेल ही था, ठीक है ना। तो हम ऐसा देखें कि इससे मैथमेटिक और परमानेंट शेल निकले, मैथमेटिक से फिर दो शेल निकलेंगे जो कि होंगे मैथमेटिक और परमानेंट। ठीक है, अब मैथमेटिक से जब परमानेंट शेल बन रहा होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन आ रहा होता है। देखो मान के चलो जैसे कि आपने देखा कि जो पौधा है हमारा उसने नशे कर रखे, ठीक है, नशे में वो सीधा 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 जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो सीधा सीधा जा रहा है तो आपने भी सोचा कि भैया वो जैसे 5 किलोमीटर सीधा चल जाएगा, तो आपने भी सोचा होगा कि अब 1 किलोमीटर जो है वो सीधा चलेगा। बट एकदम से क्या हुआ कि उसको कुछ हुआ जिसकी वजह से वो डिफरेंट फॉर्म में चला गया, तो आपका होगा कि डिफरेंशिएशन हुआ है ना। आपकी सोच में डिफरेंशिएशन आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ, है ना। तो वही चीज़ है कि इसमें मैथमेटिक्स से जब आप मैथमेटिक चल रहे होते हो तो एक साइड में एक और
आपका शेल निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं परमानेंट शेल, जो कि परमानेंट ही रहता है, अपने नाम की तरह परमानेंट ही रहता है, वो कुछ और काम नहीं कर रहा होता है ना, वो कोई और दोबारा से नए सेल मेरिस्मेटिक सेल नहीं बना रहा होता, वो परमानेंट अपना एक ही काम कर रहा होता है कि भाई मेरे को तो एक ऑर्गन दे दो, मेरे को एक लीवर दे दो, मैं उसी में अपना काम करता रहूंगा, ठीक है, या मेरे को एक हार्ट दे दो, हार्ट का काम करता रहूंगा, मैं पंप करता रहूंगा खून को, ठीक है। ऐसे ही जब परमानेंट शेल जो बन जाता है आपका, ठीक है, अब परमानेंट शेल बन गया, परमानेंट शेल आगे मेरिस्मेटिक सेल बन रहा, कैसे, देखो मेडुलर रे की वजह से जब परमानेंट शेल कोई है वो अ, बाहर की साइड से आ रहा है, ठीक है, या कह सकते हैं आपकी जो परमानेंट शेल है वो आउटर साइड को फेस कर रहा है, तो मेडुलर रेज की वजह से, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन की वजह से मेरिस्मेटिक शेल बन जाता है, ठीक है, क्या होता है कि इसमें दोबारा से डिफरेंशिएशन आता है और वो मेरिस्मेटिक सेल बन जाता है, यानी कि जब आपका पौधा सीधा 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 चल रहा था, आपने देखा कि वो बार बार सीधा चल रहा है 1 किलोमीटर में, फिर वो आपका राइट टर्न ले रहा है, फिर सीधा चल रहा है, फिर राइट टर्न ले रहा है, तो आपने सोचा कि अब ये सीधा चलेगा, राइट टर्न लेगा, फिर आपने क्या देखा कि वो राइट टर्न की वजह से सीधा ही चला गया, तो आपने कहा कि इसमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है, इसमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब क्या होता है कि मैथमेटिक शेल जो होता है, तो आपने सोचा कि भाई पहले ये सीधा चल रहा था, फिर राइट लिया था, फिर राइट लेता गया कुछ देर के लिए, फिर इसने सीधा लिया, फिर ये सीधा लेता गया, तब ये फिर से राइट लेगा, और वही होता है, फिर आपकी जो सोच है वो दोबारा से सही वर्क करने लगती है, जो आपकी सोच सबसे पहले सही वर्क कर रही थी वो सीधे 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 जाएगा, उसी तरीके से अब वो दोबारा से सही काम करने लगती है कि वो मैथमेटिक्स से फिर डिफरेंशिएशन करेगा, उस पर परमानेंट पे जाएगा, फिर परमानेंट से दोबारा से डिफरेंशिएशन करेगा और मैथमेटिक में जाएगा, ऐसी आपकी सोच चलती रहती है और ऐसे ही आपका टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो भाई इसी के साथ हमने खत्म करा अपना प्लांट का ग्रोथ सिस्टम, और अब हम उसकी डेवलपमेंट के बारे में समझने जाते हैं। तो एक क्विक ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, और फिर हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने डेवलपमेंट चैप्टर के दूसरे पार्ट को, जो उसका नाम है डेवलपमेंट। तो देखो प्लांट की डेवलपमेंट के बारे में अब हम समझने जा रहे हैं, कान खोलिए और आराम से सुनिए। ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ प्लांट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेंसेक्स। अब देखो इसमें दो वर्ड का यूज हुआ है, सीड जर्मिनेशन और सेंसेक्स। सेंसेक्स का क्या कहते हैं, सेंसेक्स का मतलब होता है कि उसका बढ़ापा, है ना, एज ओल्ड होना, अडल्ट होना, ठीक है। तो सीड जनरेशन, अब हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आया था, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट को कैसे उगाते हैं। जमीन थी, उस पर सीड गिरा, सीड ने नीचे नीचे जड़ निकालनी शुरू करी और ऊपर एक पौधा निकालना शुरू हो रहा, पौधा बड़ा 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 बड़ा, और क्या बन गया, आपका सेंसेक्स स्टेज में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांट का चलना, प्लांट का डेवलपमेंट, है ना। अगर कोई प्लांट, अगर हम इन जनरल किसी बंदे से पूछें कि भाई ये प्लांट है, ठीक है, इसे तुम्हें रखना है, एक हफ्ता रखना है और अगले हफ्ते में तुम्हें ये बताना है कि इसमें डेवलपमेंट हुई है या नहीं है, तो जनरली यही कहेगा कि भैया इसमें पहले इतना सा छोटा था, ये अब इतना बड़ा हो गया, है ना, तो इसमें डेवलपमेंट हुई है। पर अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इसमें अगर सेलुलर क्या है इसका डेवलपमेंट हुई है, सेलुलर डेवलपमेंट हुई है, तो ग्रोथ आप मेजर करके बताओगे कि हाँ भाई इसमें ग्रोथ वाकई में हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक क्या नाम है इसका, डेवलपमेंट के लिए एक आपको एनसीईआरटी ने बकायदा एक पूरा डायग्राम, एक चार्ट बना के दे रखा है कि मैथमेटिक सेल होता है, प्लाज्मिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन आता है, जिसकी वजह से एक्सपेंटेशन आता है, जिसकी वजह से वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक सेल की साइकिल यही है, सेल बना, सेल बनने के बाद वो ग्रो करता है, डिफ्रेंशिएशन करता है ना, अपना सारा काम करता है, प्लाज्मिक ग्रोथ करता है, एक्सपेंडेशन करता है, और फिर वो मर जाता है। अब देखो हेट्रोफिली एक टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, किसी चीज को खींचो और छोड़ो तो वो अपनी एक्सटेंट पोजीशन पे ना पाए, मतलब मान के चलो कि मैंने यहाँ से कोई चीज थी, जैसे खींचा इतना और फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था कि वो वापस यहीं पे आ जाता, पर वो क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे रुक गया, तो उसमें क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो उसी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। बट बायोलॉजी में तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, अगर हम किसी जनरल पौधे को ऐसा खींचें तो वो जब तक खींचेगा, और जब छोड़ देंगे तो वापस वही पोजीशन में आ जाएगा, पर अगर हम उसे ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसा कोई पोजीशन तो आती नहीं है कि चेंज हो जाए,
तो इसमें प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू करी वापस वहाँ पे ना आ जाए। मतलब मान के चलो आपने एक पौधा उगाया और आपने 10 साल बाद उस पौधे को सोचा कि अब मैं इसको छोड़ दूँ या फिर इसको पानी वानी देना बंद कर दूँ तो वापस से सीड नहीं बन सकता, है ना। तो कहते हैं प्लास्टिसिटी कहलाता है। तो देखो हेट्रोफिली इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब कि प्लास्टिसिटी अलग अलग टाइप की है बायोलॉजी में, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, पर उसके छोटे से टॉपिक को इसी चैप्टर में कवर करते हैं जिसका नाम है हेट्रोफिली। अब देखो हेट्रोफिली क्या होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग नेचर में भी उग सकते हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को जो लगता है वो होता है कोरिएंडर। तो देखो धनिया का जो पौधा होता है, अगर आप उसे इन जनरल नॉर्मल उगाएं, है ना, नॉर्मली उगाएं तो उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए आएंगे। बट वहीं पर अगर आप उसे ऐसी जगह पर उगाएं जहाँ पे एक्वेटेशन ज़्यादा है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है, या पानी के अंदर की साइड ज़्यादा उगाएंगे उसे आप, तो उसके पत्ते ज़्यादा दूर दूर मिलेंगे। ऐसा क्यों? ताकि वो पानी के बहाव को पार कर सके। अगर वो पानी के बहाव को नहीं पार करेंगे तो वो मर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और अगर वो टूट जाएंगे तो फोटोसिंथेटिक नहीं हो पाएगा, सब चीज़ उनकी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे कोरिएंडर, है ना, कॉटन और लार्कस्पूर, ऐसे करके 3-4 प्लांट हैं, ठीक है, जिनके बारे में एनसीईआरटी ने बताया है हमें कि इनमें एक स्टेज होती है जिसे कहते हैं जूलिट पार्ट, ठीक है, जो कि इनकी अडल्ट एज से पहले होती है, यानी यंग एज होती है, जिसमें कि क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं और मैच्योर बन जाते हैं। ऐसे होता है बटरकप, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लीव्स होते हैं, ठीक है। बटरकप क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज जिसमें कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लीव ऑफ द सेम प्लांट आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी डेवलपमेंट भी खत्म हो जाती है। अब देखो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट की ग्रोथ के बारे में, प्लांट की डेवलपमेंट के बारे में, जो कि होगी खत्म। अब हमने प्लांट को ग्रो कर लिया। हमने देखा कि बीच में हमने अभी जो ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट का टाइप आया था, तो उसमें हमने देखा कि प्लांट को हम जब ग्रो करते हैं तो छोटे स्टेज सब तो ठीक चलता है, फिर उसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे वो ग्रो करता है, फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें वो रुक जाता है। तो ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि उसे रोके कैसे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो प्लांट हम जो उगा रहे हैं, है ना, वो कई बार दिक्कत कर जाता है, तो हमें उसे रोकना भी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्लांट बहुत अच्छा है पर उसके जो साथ ही प्लांट हैं वो खराब हो रहे हैं, तो हमें उन प्लांट्स को भी ग्रो करना है, तो उनके लिए भी हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट की ग्रो करा जाए, उसे कैसे उसकी ग्रोथ को और दूसरे प्लांट्स में यूज करके उन्हें भी अच्छा बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोई केमिकल हो गया, कोई वाटर सप्लाई न्यूट्रिशंस हो गए, ठीक है। फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल बोले तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी जगह पे काम करते हैं, जैसे कि उसके एटम्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमने देख भी रखा है कि इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि चीज़ों को रोकते हैं। एक होता है प्रोहिबिटर्स, जो कि चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो जो प्रोहिबिटर्स होते हैं उनके अंदर आते हैं 3 प्रकार, जैसे कि ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड और साइटोकिन, ठीक है। क्या क्या आता है? ऑक्सिन, गिबरेलिक एसिड और साइटोकिन। और दूसरा है इनहिबिटर्स, जिसके अंदर दो चीज़ आती हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जो ऑक्सिन होता है उसका काम क्या होता है कि एपिक्स ग्रोथ को इंक्रीज करना, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऑक्सिन जो होता है वो बना होता है एप की ग्रोथ को ग्रो करने के लिए। वाह क्या लाइन है, ग्रोथ को ग्रो करने के लिए, मतलब कि जो आपका प्लांट होता है, मैंने पिछली पार्ट में आपको समझाया था कि प्लांट ग्रो कैसे करता है, कि उसका जो एक, मैं ऐसे उंगली लूँ, है ना, इसको एक मैं प्लांट समझूँ या फिर एक रूट पार्ट समझूँ, तो इसमें सबसे ऊपर होता है एपेक्स, फिर बीच में आपका आता है क्या, मैस्मेटिक एज, ठीक है, फिर बीच में आता है, साइड में आता है इसके लेटरल एरिया, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, एपेक्स जो इसकी टॉप पार्ट को बढ़ाता है। अब ये क्या किस काम के लिए आता है ऑक्सीजन, इसकी जो टिप पार्ट है या टॉप पार्ट है उसे बढ़ाने, ठीक है। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि चौड़ाई में बढ़ जाते हैं, हर जगह से बढ़ जाता है, पर वो ग्रोथ नहीं कर पाते, है ना, उस लेवल की ग्रोथ पे नहीं बढ़ पाते, तो उनके अंदर ये से यूज करा जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को हम बढ़ा सकें। और जिसमें नेचुरली यूज करे जाने वाले ऑक्सीजन है उनको हम कहते हैं IAA, IBA, और जो सिंथेटिक हैं उन्हें हम कहते हैं NAA या फिर 2,4-D, ठीक है। ये क्या काम करता है, रूट को इनिटेट करता है, रूट को मजबूत करता है, उन्हें आगे
ग्रो करने में मजबूती के लिए हेल्प करते हैं। प्रिवेंट करते हैं फूड और लीव को अर्लियर स्टेज में, यानी कि जब वो बहुत से ऐसा होता है कि जब आपका प्लांट सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, पर वहीं बीच में आपका क्या होता है कि फ्रूट जो है आपका वो ग्रो भी कर रहा है, ऐसे बात नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा है, पर बीच बीच में कहीं कहीं पे या जब वो आपका ग्रो कर रहा है उसके अर्ली स्टेज में वो खराब हो रहा है, राइप हो रहा है। आपने एक बार देखा, दो बार देखा, आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है। आप गए, आपने जाके देखा, तो आपको पता लगा कि ऑक्सीजन नाम का केमिकल आता है या फिर ऑक्सीजन नाम की बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है प्लांट्स के अंदर, उन्हें अपने यूज़ करा और आपको देखा कि प्लांट हो रहा है, अब भी हो रहा है, और वो अब राइप नहीं कर पा रहा है जल्दी से। ठीक है, तो ये उन्हें बहुत ही अर्ली स्टेज में रोक देता है खराब होने से। फिर एपिकल डोरमेंसी को रोकता है। ठीक है, एपिकल डोरमेंसी को बढ़ाता है, यानी कि जो एपिकल, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी ग्रोथ को और बढ़ावा देता है और चीज़ों को कम कर देता है। फिर है हर्बिसाइड्स और पैरेंथ्रोपी और जाइलम डिफरेंशिएशन, इन सब को सेल डिवीजन प्रमोट करता है फ्लावर्स को, पाइनएप्पल। ठीक है, देखो पाइनएप्पल जो होता है उसको अगर आप वैसे भी देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता लगता है कि जितने इसमें फ्रूट होंगे, है ना, वो किस वजह से होंगे, जितने इसमें फ्लावर होंगे, जितने ज़्यादा फ्लावर उतने ज़्यादा इसमें फ्रूट। तो इसके पाइनएप्पल के लिए प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। ठीक है, ज़्यादा फ्रूट्स के लिए इनको ज़्यादा फ्लावर उगाने में कामयाब करता है। और जो और चीज़ें मैंने बताई जैसे कि आपका हर्बिसाइड्स, पेरेंथियोसाइड्स, है ना, जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन, ये सब भी इसमें ग्रो करने के काम आते हैं। अब देखो अगला जो हमारा पार्ट है वो है साइटोकिनिन, या आप कहते हो गिबरेलिक एसिड। ठीक है, क्या है गिबरेलिक एसिड? गिबरेलिक एसिड क्या है? ये आपका काम करता है मोल्टिंग और माल्टिंग। मोल्टिंग और माल्टिंग क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो पौधे का फल है उसको ये बेसिकली डिपेंड करता है। यानी कि जैसे ये आपका GA3 होता है ना, जिम्पी स्टॉक होता है, एप्पल की इलोंगेशन को हेल्प करता है, शुगर केन की स्टेम को हेल्प करता है। देखो जो शुगर केन की स्टेम की लेंथ होती है वो बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा जो शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, और ज़्यादा छोटा रहने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ही क्या करता है कि उसकी लेंथ को बढ़ाता है, जिससे कि कैबेज वगैरह की जो डंडी होती है ना, उसे बढ़ाता है ताकि उसमें कीड़े कम लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े उसके ऊपर चढ़ ना सके और वो नीचे से ही उसे खाना शुरू कर दे और ऊपर का आप यूज़ कर सकें, है ना। डिले सेंसेक्स करता है और हेस्टिन मैचुरेशन इन कॉर्नफ्लोर, तो बुढ़ापा कम आता है। पौधे बहुत से ऐसे होते हैं कि ग्रो करा वो खराब होना शुरू कर जाता है, तो उसके खराब होने की वजह होती है उसका बुढ़ापा। ठीक है, वो जल्दी से बुढ़ापे में आ जाता है, बुढ़ापे की स्टेज में जल्दी आ जाता है। उसकी स्टेज को ढीला करने के लिए, उसकी स्टेज को कमजोर करने के लिए ये यूज करा जाता है। अगला आता है साइटोकिनिन, जिसका नाम है जीटिन फॉर कॉर्न एंड कोकोनट। देखो कॉर्न और कोकोनट, ठीक है, मक्का, मक्के में बेसिकली आप क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसके अंदर का मटेरियल। ठीक है, तो इसके अंदर के मटेरियल को, उसके अंदर के बेसिकली आप कहें तो फ्रूट के अंदर की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कोकोनट का ज़्यादातर मिल्क और उसके अंदर की जो वाइट लेयर होती है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसी को ये ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि हेल्प टू प्रोड्यूस नैरो क्लोरिक प्लास्ट लीव्स, lateral advancement advantage shoot formation, overcome apical dormancy, promote nutrients mobilization, delay in leaf sense। देखो बेसिकली ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है ना, वो आपकी एपिक्स की ग्रोथ करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका प्लांट है वो बेसिकली ग्रो करता जा रहा है और लेटरली ग्रो नहीं कर पा रहा, है ना, या वो लेटरली कमजोर होता चला जाता है। तो जिसको प्रमोट करने के लिए क्या करता है कि उसकी जब आप साइटोकिनिन किसी प्लांट में घेर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करता है कि वो प्लांट जो है आपका लंबा भी हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है, उसके अंदर के जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे खासे पक भी रहे हैं। अगला आता है एब्सिसिक एसिड, जिसका काम है जर्मिनेशन को रोकना, डोर्मेंसी को बढ़ाना और स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये आपका जो चीज़ है उन्हें खराब करता है एक तरीके से। ठीक है, उन्हें एक तरीके से खराब करता है, जर्मिनेशन करता है। ठीक है, उन्हें जर्मिनेट ज़्यादा कराता है, उनकी जर्मिनेट को ज़्यादा जल्दी रोकता है। इथाइनिल, इथाइनिल क्या है? इथाइनिल एक तरीके की गैसेज होती हैं जो कि चीज़ों को यूज़ करी जाती हैं कई जगह अच्छे के लिए, कई जगह बुरे के लिए। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो आपका फ्रूट है वो यूज़ करने लायक हो जाता है, ठीक है, पक जाता है, पर उसी के साथ के जो और होते हैं वो नहीं पक पाते। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि इथाइलिन की एक मार्केट में आता है इथाइलिन। वो क्या करता है बेसिकली चीज़ों को राइप करने के काम आता है।
ठीक है, राइपिंग में काम आता है, चीज़ों की राइपिंग में वो काम आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार टमाटर जो होते हैं वो कई बार हरे रह जाते हैं, केले जो होते हैं कई बार हरे रह जाते हैं, तो उनके साथ हम क्या करते हैं कि उन्हें 2-4 दिन के लिए पके हुए केले या पके हुए टमाटर के साथ रख देते हैं और वो इथाइलिन को आपका निकालते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है कि पक जाते हैं सारे के सारे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ाते हम इस निश्चय पे आए हैं कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। प्लांट की ग्रोथ जब तक अच्छी है जब तक वो छोटे स्केल पे है, पर वो जब ज़्यादा स्केल पे आ जाए, जब वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लगे, तो वो कहीं हद तक बुरी भी है। और ऐसी चीज़ें, ऐसे आइटम जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, वो कई जगह पे अच्छे भी हैं, कई जगह पे बुरे भी हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो हो जाता है खत्म। बाकी और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो करना ना भूलें। और इसके नोट्स और डीपीपी के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, मेरी आईडी पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे, जिनका नाम है एवरेज अड्डा। और ऐसी और वीडियोस के लिए वेट करें और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।